हेलो गाइस, वेलकम लॉन्ग टू शूट। ये ट्विलाइट मूवी का पार्ट 5 है और इस मूवी के पहले 4 पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे ट्विलाइट ब्रेकिंग डाउन का पार्ट 1 ख़त्म होता है, जहाँ बेला ह्यूमन से वैम्पायर में ट्रांसफ़र होकर उड़ जाती है। ये देखकर एडवर्ड बहुत खुश होता है और वो दोनों रीयूनाइट करते हैं। बेला रिनेस्मी से मिलती है जो 2 दिन में ही इतनी बड़ी हो चुकी होती है क्योंकि वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही होती हैं। उसी दौरान बेला को पता चलता है कि जैकब ने रिनेस्मी पर इम्प्रिंट किया है, जिस पर बेला गुस्सा होकर जैकब को मारने लग जाती है। जैकब बेला को समझाते हुए काम डाउन करता है। बेला की बर्थडे पर सब घर वाले बेला को एक घर गिफ्ट करते हैं। बेला और एडवर्ड वहां जाकर मेकआउट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बेला को पता चलता है कि चार्ली उसके लिए रोज़ कॉल करता है, जिस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि चार्ली को बता देंगे कि बेला की डेथ हो गई है, मगर उसके बाद उन्हें ये टाउन छोड़कर जाना होगा। जैकब रिनेस्मी से दूर हो जाने के डर से चार्ली के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि जैसा दुनिया वो सोचता है वैसी दुनिया नहीं है और बेला को उनके पास आने के लिए चेंज होना पड़ा है। ये कहकर वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैकब के ऐसा करने से कर्लन्स को बेला की डेथ का झूठ चार्ली से नहीं बोलना पड़ेगा और रिनेस्मी भी जैकब से दूर नहीं होगी। जैकब वापस आकर बेला और एडवर्ड को बताता है कि उसने चार्ली को बता दिया है। बेला और एडवर्ड ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, मगर जैकब उन्हें ये कहकर काम डाउन करता है कि चार्ली को जैकब का सच जानता है। ये नहीं जानता कि बेला वैम्पायर है। चार्ली बेला से मिलने आता है और बेला ह्यूमन बनने की अच्छी एक्टिंग करते हुए चार्ली से मिलती है। वो चार्ली को रिनेस्मी से भी मिलवाती है और कहती है कि उसने रिनेस्मी को अडॉप्ट किया है। टाइम गुजर रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वोल्ट्री भी बेला को एज अ वैम्पायर एक्सेप्ट कर लेते हैं। टेंशन बस यही होती है कि रिनेस्मी बहुत जल्दी ग्रो कर रही होती है। एक दिन बेला और रिनेस्मी स्नो एंजॉय कर रहे होते हैं कि एडवर्ड की कज़न एरिना रिनेस्मी को देख लेती है। एरिना कर्लन से नफरत करती है क्योंकि उसकी वजह से उसके प्यार लॉरेंट की डेथ हो गई होती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी ट्विलाइट पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। एरिना को देखकर बेला बहुत परेशान हो जाती है और उसका पीछा भी करती है, मगर एरिना भाग जाती है। एरिना रिनेस्मी को एक इनमॉर्टल बेबी समझकर वोल्ट्री को इन्फॉर्म करने चली जाती है। इनमॉर्टल बच्चे वो होते हैं जिन्हें बचपन में ही ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वो बच्चे ना तो ट्रेन हो सकते हैं और ना ही अपने ब्लड के लिए क्रेविंग को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे खतरनाक होते हैं और डेंजर होते हैं, ह्यूमन के लिए भी और वैम्पायर्स के लिए भी। ऐसे बच्चों को वोल्ट्री मार देते हैं और साथ उनके पेरेंट्स को भी। एलिस को विजन आता है कि वोल्ट्री को रिनेस्मी के बारे में पता चल गया है और वो रिनेस्मी को इनमॉर्टल बेबी समझकर कर्लन्स पर अटैक करने आ रहे हैं। कर्लन्स वोल्ट्री से फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए विटनेस जमा करने की डिसाइड करते हैं, जो उनके साथ खड़े होकर वोल्ट्री को कन्विंस कर सकते हैं कि रिनेस्मी इनमॉर्टल नहीं है। एलिस और जैस्पर एक स्पेशल विटनेस के लिए चले जाते हैं। साथ ही वो कर्लन्स के लिए वुल्फ के हाथ मैसेज छोड़ जाते हैं कि जितने हो सके विटनेस जमा करें। कर्लन्स फैमिली के लोग अलग अलग कंट्रीज में जाकर अपने लिए विटनेस जमा करने शुरू हो जाते हैं। एक एक करके वो बहुत से वैम्पायर्स को कन्विंस करके अपने साथ अपने घर में ले आते हैं, जिनमें काफ़ी गिफ्टेड वैम्पायर भी होते हैं, जैसे कि जेफ्रीना किसी को भी अपनी मर्जी के विजन दिखा सकती हैं, बेंजामिन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और अरीना की सिस्टर केट इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकती है। दूसरी तरफ वुल्फ की टीम में भी इजाफा हो रहा होता है क्योंकि ज़्यादा वैम्पायर्स आने की वजह से उनकी जीन्स ट्रिगर होकर जल्दी वुल्फ में शिफ्ट हो रही होती हैं। वैम्पायर्स को डर होता है कि अगर एलिस विटनेस न ला सकी तो शायद उन्हें वोल्ट्री से फाइट करनी पड़ेगी। इस डर से बहुत से वैम्पायर्स पीछे हटने लग जाते हैं, जिन्हें एडवर्ड ये कहकर कन्विंस करता है कि वोल्ट्री हमेशा से ही कर्लन फैमिली पर अटैक करने के बहाने ढूंढ रही थी, जो उन्हें इनमॉर्टल चाइल्ड के बहाने से मिल गया, क्योंकि एरो को गिफ्टेड वैम्पायर जमा करने का शौक है ताकि उसे कभी भी फिर फाइट ना करनी पड़े, और वो हमेशा से ही एलिस को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि एलिस की तरह फ्यूचर विजन देखने वाला एरो की टीम में कोई नहीं, मगर उसके पास ऑलरेडी जीन्स है जो पेन दे सकती हैं, और केट एमिट उसका भाई है जो पिच ब्लैक डार्क विस्क कर सकता है, जिससे किसी की भी साइट साउंड और स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो कर्लन फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी वोल्ट्री से फाइट करें, क्योंकि वोल्ट्री को बस पावर से मतलब है और किसी भी चीज़ से नहीं। ये सुनकर सब कन्विंस हो जाते हैं। वो सब होप तो करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, मगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वो फाइट के लिए भी रेडी हो जाते हैं।
एलिज़र को बेला की स्पेशल पावर का पता चलता है, जो मेंटल शील्ड होती है, जो बेला को प्रोटेक्ट करती है। यही वजह थी कि एडवर्ड कभी बेला के थॉट्स नहीं पढ़ सकता था और इसीलिए इन पार्ट 2 एरो भी बेला के थॉट्स नहीं पढ़ पाया था। मगर एलिज़र उसे अपने साथ साथ और भी लोगों को प्रोटेक्ट करना सिखाता है। वो केट की मदद से बेला को अपनी शील्ड खुद से डिटैच करना सिखाता है। केट बेला को मोटिवेट करने के लिए एडवर्ड पर इलेक्ट्रिकल शॉक एक्सपोज करती है, जिस पर बेला एडवर्ड को प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन से ज़्यादा जल्दी शील्ड को इन्हेंस करना सीख लेती है। यहाँ बेला को एलिस के लेटर से हिंट मिल जाती है कि एलिस ये मैसेज बस बेला को ही देना चाहती थी, क्योंकि बस उसी के थॉट्स ही एरो से बची हुई थी। बेला जैस्पर और एलिस के बताए हुए आदमी से मिलती है। उस आदमी से मिलकर रिनेस्मी और जैकब का पासपोर्ट और टिकट ले लेती है, जो एलिस ने बनवाई होती है, ताकि किसी भी बुरी सिचुएशन में जैकब रिनेस्मी को किसी सेफ जगह ले जा सके। यहाँ बेला को पता चलता है कि एलिस ने विजन में देखा होगा कि रिनेस्मी और जैकब हमेशा साथ रहेंगे और शायद हम सब इस फाइट में मर भी सकते हैं। सब वैम्पायर्स वोल्ट्री के आने से पहले रात को अपनी फैमिलीज के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि अगले दिन वो जिंदा भी होंगे या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब रेडी होकर खड़े होते हैं कि वोल्ट्री आ जाते हैं, जिनके साथ उनकी बहुत बड़ी आर्मी होती है। उसी दौरान वहाँ पुलिस भी आ जाते हैं। मिस्टर कर्लन एरो को कहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम बात करके मामला सुलझा लेते हैं, और इसके साथ वो एरो को समझाते हैं कि रिनेस्मी इमॉर्टल चाइल्ड नहीं है। एडवर्ड का हाथ पकड़कर एरो को समझ भी आ जाता है कि मिस्टर कर्लन सच कह रहे हैं। एरो रिनेस्मी से मिलने को कहता है, जिस पर बेला, जैकब, एमिट रिनेस्मी को लिए एरो के पास जाते हैं। रिनेस्मी एरो को टच करती है, जिससे एरो को यकीन हो जाता है कि वो हाफ इमॉर्टल हाफ मॉर्टल है, जिस पर वो लोग एरिना को गलत इन्फॉर्मेशन देने पर मार देते हैं। ये देखकर एरिना की फैमिली वोल्ट्री से लड़ने आगे बढ़ती हैं, जिन्हें एडवर्ड रोकने के लिए जेफरीना के जरिए ब्लाइंड करवा देता है। जिन्स एडवर्ड को पेन देती है, मगर बेला शील्ड से एडवर्ड को प्रोटेक्ट कर लेती है। साथ ही वो बाकी सबको भी शील्ड में ले लेती है, जिससे जिन किसी को भी हर्ट नहीं कर पा रही होती। एरो को रिनेस्मी अभी भी एक थ्रेड लग रही होती है। तभी फाइनली वहाँ एलिस आ जाती है और आकर एरो से कहती है कि वो उसे दिखा सकती है कि रिनेस्मी उसकी काइंड के लिए कोई ख़तरा नहीं बनेगी। एलिस एरो के पास जाकर कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि मैं तुम्हें क्या दिखा सकती हूँ, कुछ भी हो जाए तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं करोगे। जिसके बाद वो फ़ौरन बेला को अलर्ट करती है। बेला रिनेस्मी को जैकब के साथ भगा देती है। एलिस एरो को पुश करके भागने लगती है तो एरो के आदमी एलिस को पकड़ लेते हैं। मिस्टर कर्लन जैस्पर और एलिस को बचाने आगे बढ़ते हैं तो एरो मिस्टर कर्लन का सर बॉडी से अलग करके उनको मार देता है। उसके बाद वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। जैन जैस्पर को पेन देने लगती है तो बेला शील्ड से उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, जिस पर चेन का बर्ड बेला पर अटैक कर देता है। तभी जैन जैस्पर को पेन देकर रोकती है और उसके सामने वाला वैम्पायर जैस्पर को मार देता है। एमिट आगे बढ़कर जैन के बर्ड को मार देता है। जैन की वजह से एक वुल्फ भी मर जाता है। जैकब और रिनेस्मी के पीछे एरो का एक वैम्पायर जाता है, जिसको जैकब मारते हुए रिनेस्मी को सेव करता हुआ आगे ले जाता है। बेला की साइड पर वैम्पायर्स को हारते देखकर उसकी साइड का वैम्पायर बेल्जिनियम ज़मीन पर हाथ मारते हुए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिस पर बहुत से वैम्पायर्स और वुल्फ अंदर जा गिरते हैं। उनमें एडवर्ड भी होता है, मगर एडवर्ड बचकर बाहर आ जाता है और वोल्ट्री का एक आदमी को मार देता है। एलिस चेन पर अटैक करने आगे बढ़ती है और बेला उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करती है, जिस पर एलिस और एक वुल्फ चेन को मार देते हैं। फाइट बेला की टीम जीत रही होती है। वोल्ट्री के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स मर जाते हैं। फाइट के दौरान एरो के दोनों भाइयों को एरिना की सिस्टर्स उसका बदला लेने के लिए मार देती हैं। बेला और एडवर्ड मिलकर एरो को भी मार देते हैं। एडवर्ड और बेला एरो का सर उसकी बॉडी से अलग करके उसे आग लगा देते हैं। तभी एकदम हम पर रिवील होता है कि कोई फाइट हुई ही नहीं थी, बल्कि ये सब तो एरो एलिस का हाथ पकड़कर उसे विजन में दिखा रही थी और विजन में ही देखकर बहुत डर गया था। जिसके बाद एलिस वहाँ अपने विटनेस नेविल को बुलाती है, जो हाफ मॉर्टल और हाफ इनमॉर्टल होता है। नेविल वोल्ट्री को प्रूव करता है कि वो थ्रेट नहीं है और नेस्मी भी थ्रेट नहीं बनेगी। वो बताता है कि वो ब्लड और ह्यूमन फूड दोनों पर सर्वाइव कर सकता है। एरो के पूछने पर नेविल बताता है कि उसके बायोलॉजिकल फादर वैम्पायर थे, जिसने उसकी मदर के साथ फिजिकल असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से उसकी मदर प्रेग्नेंट हो गई थी और चाइल्ड बर्थ में उनकी डेथ हो गई थी, और उसकी आंट ने ही उसे पालकर बड़ा किया है, जिसके बदले में नेविल ने उसे वैम्पायर बनाकर इनमॉर्टैलिटी दे दी थी। वो सबको अपनी एज भी बताता है, जिसे सुनकर बेला
बेला, एडवर्ड और जैकब सुकून का सांस लेते हैं कि रेनेस्मी की ग्रोथ उसके बड़े होने के बाद रुक जाएगी। उनके रेनेस्मी की जल्दी ग्रोथ करने की परेशानी खत्म हो जाती है। एरो सबको थ्रेड ना होने का बताता है, मगर उसका भाई फिर भी फायर पे इंसिस्ट करता है क्योंकि कर्लन्स वेयरवुल्फ के साथ हैं, लेकिन एरो उसे रोक देता है, ये कहकर यहाँ खतरे की कोई बात नहीं है। वॉल्ट्री ये सुनकर अनहैप्पीली किसी भी वॉर के बगैर वहाँ से चले जाते हैं और एरो बेला और एलिस की तरफ देखता है, उनके गिफ्ट से इम्प्रेस होता चला जाता है, जिसके बाद सब वैम्पायर्स भी कर्लन को बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एलिस को विजन आता है कि रेनेस्मी जैकब के साथ हमेशा खुश रहेगी और वह सब एक हैप्पीली फैमिली की तरह रहेंगे। एलिस का ये विजन देखकर एडवर्ड भी स्माइल करता है और मूवी के लास्ट सीन में बेला अपने माइंड से शील्ड को सेपरेट करके एडवर्ड को अपनी और एडवर्ड की फर्स्ट मुलाकात के थॉट सिखाती है ताकि एडवर्ड जान सके कि बेला उससे कितना लव करती है, और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली मूवी का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।